हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अधिकतर लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी किस पे वर्क करती है, या तो एवरेजिंग डाउन पर या फिर जो है कट द लॉसेस शॉर्ट पर। ये दो चीज होती है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करी जाती है। अब समझने वाली बात आ जाती है कि इसमें से क्या बेटर है। 99% लोगों जब आप टीवी पर देखेंगे, किसी भी न्यूज एंकर को देखेंगे और आप चर्चा करेंगे, या चाहे आप जी बिजनेस देखें, चाहे आप सीएनबीसी आवाज देखें, या कोई सा भी न्यूज चैनल देखें जो मार्केट से रिलेटेड है, वहां पर एक थ्योरी बड़ी ज्यादा चलती है। अब ऐसे में क्या होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही स्टॉक में बाय ऑन डिप कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पहली दिक्कत तो ये आ जाती है यहाँ पर। और दूसरी समस्या ये आती है कि एक रिटेलर क्या करता है कि अपने पैसे किस में लगाता है, स्टॉक्स में पैसे लगाता है। ऐसे में क्या होता है, अगर वो अपने पैसे स्टॉक्स में लगा रहा होता है और बाय ऑन डिप की साइकोलॉजी को फॉलो करता है, यानी कि एक स्टॉक जब ऐसा चल रहा है तो उसने क्या करा, यहाँ खरीदा, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ खरीदा, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ खरीदा। ऐसे में क्या होते चले जा रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जाती जा रही है और वो अपने एवरेजिंग को मीट कर रहा है। अब अपन कुछ बड़े लोगों को हटा दें और अगर एक रिटेल माइंडसेट से बात करें तो सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। अगर ये स्टॉक गड़बड़ निकला तो वो फंस गया। क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। लेट सपोज ये डीएचएफएल होता, या लेट सपोज ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस होता, तो ऐसे में फिर क्या दिक्कत निकल करके आती कि भाई उसका पैसा फंस गया है। एक और एग्जांपल ले लो, ये यस बैंक होता, तो यहां पर क्या है, बाय ऑन डिप गड़बड़ा जाता है। अब फिर क्यों कहा जाता है कि इंडेक्स जो है वो इंडेक्स पे बाय ऑन डिप होना चाहिए। इंडेक्स पे बाय ऑन डिप क्यों बोला जाता है, निफ्टी क्यों हमेशा आउट परफॉर्म करती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ क्यों चले जाती है। तो आज अपन ये समझेंगे कि इन दोनों में से क्या करना बेटर है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैसे स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, क्या आपका ओवरऑल तरीका होना चाहिए, और क्यों इंडेक्स ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया हो तो आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। निफ्टी में आपने देखा होगा एक स्टॉक ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है, अगला स्टॉक उससे कम वेटेज का होता है, उससे अगला स्टॉक उससे कम वेटेज का, उससे अगला और कम, उसके बाद और कम और कम और कम और कम, ऐसे करते करते कम वाले बातें चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ये जो वेटेज का गेम होता है ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि जो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है उसमें मेरा टॉप वेटेज है, जो गेनर है उसमें मेरा टॉप वेटेज है। ठीक, उससे कम परफॉर्मिंग कंपनी उसमें थोड़ा सा और कम वेटेज है, पर है तो टॉप का ही। अब ऐसे नीचे आते आते आप देखेंगे जो कंपनीज वर्स्ट परफॉर्मिंग होती चली जाती है उनको ये क्या करते हैं, आउट करते जाते हैं और दौड़ने वाली कंपनी को ऐड करते जाते हैं। मतलब नीचे से जो कंपनी है उसको उठा करके ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप पर होगा वो उठा करके निफ्टी 50 में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जब से निफ्टी चलना शुरू हुई थी तो जो शुरू की 50 कंपनी थी उस 50 कंपनी में से आज तक मात्र शायद तक 15 या 16 कंपनी जो है वही निफ्टी 50 में अभी भी होल्ड हो रही है। बाकी अधिकतर उससे ज्यादा कंपनी बाहर हो चुकी है। एक समय पे आप देखेंगे, एक समय इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी 50 में होता था, आज बाहर है। यस बैंक था, बाहर है। आईओसी था, बाहर है। जेल था, बाहर है। तो इतनी सारी कंपनीज जब बाहर निकलती जा रही है उसकी जगह पे नई नई परफॉर्मिंग करने वाली कंपनी आते चली जा रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हम बात करते हैं नास्डेक की, यानी कि NS 100 की, जो नास्डेक है वहां पे NDQ, उसकी अगर अपन बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में नास्डेक बना था तो वहां पे 100 कंपनी जो है इसमें होती है। अब 100 कंपनी में से आज तक सिर्फ इसमें 4 से 5 कंपनी है जो टिकी हुई है। इसके अलावा सारी कंपनी जो है वो नई आ चुकी है। क्योंकि यूएस का मार्केट पुराना है, काफी समय से चलता आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, कंपनीज अपने आप को चेंज करती रहती है और नए प्रोडक्ट के साथ में पुरानी कंपनी क्या होती है, फेल होती चली जाती है। ऐसे में क्या कंडीशन निकल करके आती है कि आपको थोड़ा सा सेफ कहाँ रहना है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 16 बड़ी कंपनी अभी भी निफ्टी में चल रही है, जो 15 बड़ी कंपनी अभी भी निफ्टी में चल रही है, वो आगे भी चल के निफ्टी में टिकी रहेगी। इसलिए आपको नए स्टॉक्स पे फोकस करने की भी जरूरत है। और एक और चीज, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको हमेशा इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऑन डिप। क्यों? क्योंकि इंडेक्स संभाल लेगा। इंडेक्स में क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे में अगर आप एवरेजिंग डाउन करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप निफ्टी 50 पे, बैंक निफ्टी पे, इनके ऊपर एवरेजिंग डाउन करें। क्योंकि ये क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक में अपना पैसा ज्यादा लगाते हैं, खराब स्टॉक्स को निकाल करके बाहर करते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर अपन निफ्टी की बात करें, यूपीएल बाहर कर दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया, श्रीराम फाइनेंस आ गया। इसके पहले क्या था, एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, वैसे एक स्टॉक की जगह बनी थी एलटीआई माइंट्री की एंट्री हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अच्छे स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं। जब निफ्टी 50 क्यों ऊपर बढ़ता है, बहुत से लोगों को यह डाउट होता है कि भाई ये निफ्टी 50 हमेशा लॉन्गर रन में अगर आप देखोगे ऐसे ही ऊपर बढ़ते चले जाता है। अपन चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाता है उसका एकमात्र कारण होता है कि ये क्या करते हैं, टॉप स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा के रखते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग होता है उसे बाहर निकालते हैं। तो आप कभी अपने आप से पूछेगा कि आपके पास अगर पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, आपने कितनी बार वर्स्ट परफॉर्मिंग को बाहर निकाला है, यानी कि खराब स्टॉक को बेच दिया है। हम क्या करते हैं पता है, और स्टॉक नीचे आया एक और ले लो, और स्टॉक नीचे आया एक और ले लो, और आया भाई एक बार और ले लो। तो अपना सिनेरियो पता है क्या चलता है, बाय ऑन डिप, हाँ करूंगा, बाय ऑन डिप, हाँ कर सकते हैं, अभी भी कहीं बेचने की जरूरत तो नहीं है, बेचो। क्या सिचुएशन बनी, खरीद रहा हूं, खरीद रहा हूं,
कहीं बेचने की जरूरत तो नहीं है, अरे भाई बेचो, फंस गया तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाके बेच रहे हैं, फिर वहां जाके बेचना नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक रॉन्ग स्टॉक ले लिया है तो उसके बाद अगर वो इतना नीचे जा चुका है तो मुझे यहाँ पर बाइंग रोकनी पड़ सकती है या फिर मुझे कट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर निकल के आती है कि जब मैं निफ्टी को कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी ऐसे ऐसे इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर टॉप पर बाइंग होती चली जाती है, अच्छे स्टॉक्स और अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हैं। ऐसे में अब यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि अधिकतर लोगों को डाउट होगा भाई मैं तो स्विंग करता हूँ, ये जवाब मेरा भी है, मतलब मेरे भी पहले यही क्वेश्चन था, इसी का आंसर मैं भी ढूंढ रहा था। तो क्या है, अगर मैं स्विंग करता हूं और स्विंग में मेरा स्टॉक ऐसा ऐसा कर रहा था और मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली कि चलने वाला है, अब ऐसे में स्टॉक फिर से ऐसा आ गया तो क्या मैं और खरीदूं या फिर मैं स्टॉप लॉस पे काटूं? तो देखिए ऐसा होता है कि हमेशा स्टॉप लॉस पे चीजें नहीं कटती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, 200 रुपए के आसपास एक स्टॉक देखा था जो 220 रुपए के आसपास चल रहा था, वो नीचे में गिर के 196 रुपीज आ गया। अब मैंने मेरे लिए सेट किया था कि 200 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी वो 4 रुपए नीचे चल रहा है तो क्या मैं काट दूं? नीचे में 193 तक भी गया तो क्या मैं काट दूं? सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसी सिनेरियो में निफ्टी क्या कर रही है, उस सिनेरियो में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। काटने से पहले मैं आपको एक रूल बता रहा हूं कि कब मुझे लॉसेस को कट करना चाहिए, चीज ध्यान से सुनना। उसी सिनेरियो में निफ्टी क्या कर रही है, अगर उसी वाले सिनेरियो में निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट फॉल कर रहा है, मतलब सब कुछ गिर रहा है। जब सब कुछ गिर रहा है तो आपका स्विंग वाला स्टॉक भी अगर नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वेट करना है, जैसे ही निफ्टी घूम करके टर्न अराउंड करी, देखो अगर मेजर फॉल आया मतलब निफ्टी और ज्यादा गिरी और आपका स्टॉक फिर और लेवल के नीचे नीचे निकला और सरकने लगा, तो फिर आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो तो है ही, पर अगर यहाँ से निफ्टी वापस से टर्न अराउंड ले गई और अपना स्टॉक होल्ड होकर के वापस से मूव करने लगा तो आपको कट करने की आवश्यकता नहीं थी, ये स्टॉक अभी भी रनिंग है। पर क्या हमने नीचे आने पर एवरेजिंग करी? नहीं करी। नेवर एवरेज फॉलिंग स्टॉक व्हेन यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, इस सारे रूल को अच्छे से ध्यान रख लो। नेवर एवरेज स्विंग ट्रेड को कभी भी एवरेज नहीं किया जाता जब तक कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड को एवरेज करने लगोगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो गए। हमको स्विंग ट्रेड को कभी भी इन्वेस्टमेंट में टक्कर नहीं देना है। अब इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में क्या करना चाहिए कि मैं फॉलिंग स्टॉक में पैसा लगाऊं कि राइजिंग स्टॉक में पैसा लगाऊं? सिंपल सीधा सा सॉल्यूशन है। इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, भी हर कोई वर्किंग पर्सन है, कोई ऐसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं हर कोई, तो ऐसे में क्या सिचुएशन बनती है, स्टॉक तो ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा जो नीचे आया हो। ठीक, अब नीचे आने के बाद उसे सस्टेन होना चाहिए और सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में बता रहा हूं विप्रो में हुई। अब विप्रो एक समय नीचे आने के बाद जब होल्ड होकर चलना शुरू हुआ तो उस होल्ड होने के पहले आपने कितना लिया, आप कितना एक्यूमुलेट कर पाए, वो गेम आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि बाय ऑन डिप। अब विप्रो कोई खराब स्टॉक है? नहीं। क्या कोई फंडामेंटली दिक्कत है? नहीं। ऐसी सिचुएशन में जाकर के आप बाय ऑन डिप की थ्योरी इस्तेमाल करते हो और वहां जाके होती है एवरेजिंग। जब मेरा मोटिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन गुड स्टॉक्स। क्या विप्रो निफ्टी 50 से एक्सक्लूड हुआ? नहीं। ऐसी सिचुएशन में वहां पे जाके एवरेज करना ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला गणित समझ में आया होगा कि इंडेक्स क्यों अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो खराब चीजों से दूर रहते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, खराब चीज जो नीचे आती चली जा रही होती है उसी में पैसा लगाए चले जाते हैं। अगर हमारा मोटिव इन्वेस्टमेंट करके बाद में अच्छे रिटर्न्स लेने का है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक टाइम। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई विप्रो में अगर आप आज पैसा डाले थे जब विप्रो 383 के आसपास चल रहा था, 400 के आसपास चल रहा था, 417 के आसपास चल रहा था, तो उसने लगभग साल भर का समय लिया है इसी जगह पर। लगभग मैं बता देता हूं 2022 के आसपास जो है क्या आ चुका था, विप्रो का रेट 383 और 400 आ चुका था अक्टूबर में। ठीक, और 2023 में जब अपन देखते हैं तब भी लगभग विप्रो का रेट, अगर हम बात करें सितंबर की आसपास की, तो रेट आपको यही मिल रहा था। यानी कि एक साल तक विप्रो ने ये बोला कि तुम पैसे कमाओ और मेरे में इन्वेस्ट करो इस वाली जगह पर, मैं इसी रेट पर मिल रहा हूं। फिर क्या हुआ, जैसे थोड़ी सी रैली निकली मार्केट में, जैसे आईटी में अच्छा इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ और प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, आईटी नया हाई बनाने गया। ऐसे सिचुएशन में विप्रो ने क्या किया, 400 के लेवल्स को इंप्रूव करके 550 टच करा दिया। आपको कितनी ग्रोथ मिली? अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पे हमको 30% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। अब कितने साल में मिली? अगर किसी ने अक्टूबर 22 में पहली बार आने पे एसआईपी करना शुरू किया होता और पूरे एक साल तक लगत एसआईपी करके उसको एक्यूमुलेट किया होता तो 2 साल के अंदर में उसको 30% मिला। स्टिल इट इज अ 15% रिटर्न पर ईयर। तो भाई क्या दिक्कत है, ऐसे सिचुएशन में जाकर के ही बड़ा पैसा बनता है। अब ऐसे में बड़ा पैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर पहली बार नीचे आने पर यहाँ पे सीधा 1 लाख का नहीं खरीदेगा, फिर 1 लाख का नहीं खरीदेगा, फिर 1 लाख का नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो वेट करेगा और वेट कर करके धीरे धीरे करके उसको ओवरऑल बाइंग जो समय के साथ होगा वो शायद तक 1 लाख रुपए का होगा। ऐसे में जब वो 1 लाख रुपए की बाइंग पर 30% रिटर्न कमाएगा तब जाकर उसे लगेगा कि हाँ मैंने ये अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल में 1 लाख रुपए पर 30% कमाया, जो शायद तक मुझे बैंक नहीं देता। ऐसे सिचुएशन में जाकर के अल्टीमेटली इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग और इसमें जाके बनता है पैसा। ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड, वो भी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। पर स्विंग ट्रेडिंग आप कहाँ पे करते हो, ऐसे राइजिंग स्टॉक्स में। अब ऐसे में अगर आप यहाँ खरीद करके सोचोगे कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है
तो आप तैयारी कर लीजिएगा, जब ये स्टॉक में फॉल आएगा विप्रो जैसा, आपका फंसना तय है। अगर विप्रो बॉटम पर 1 साल बिता सकता है, तो ओवरऑल हाई से जब वो नीचे आया था और दोबारा हाई तक पहुंचने में उसे कम से कम लग जाएंगे 4 साल। एक अपन एग्जांपल लेते हैं। तो आपने क्या करा, 4 साल तक कोई पैसा नहीं कमाया। अब जिस व्यक्ति ने 4 साल तक स्टॉक मार्केट से कोई पैसा नहीं कमाया, वो एक ही चीज बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। पर उसने एक चीज नोटिस नहीं करी कि हमने गलती क्या करी, गलत जगह पर एंट्री करी। तो यहां से 3-4 पॉइंट निकल करके आ जाते हैं। अगर आपको एवरेजिंग करने का शौक है, तो सबसे पहली चीज आप किस में करो, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों का काम आसान करते हैं, खराब स्टॉक्स को बाहर निकालते जाते हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाते जाते हैं। दूसरा, अगर आपको एवरेजिंग करने का शौक है, तो आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया, तो इसके बाद वो जो स्टॉक होना चाहिए, वो स्टॉक शानदार होना चाहिए। और एक और चीज, कोशिश करना वो स्टॉक निफ्टी 100 का ही हो। इसके बाद अगली कंडीशन जो निकल करके आती है कि अगर मैं स्विंग करता हूं, तो स्विंग वाले केस में यहाँ पे ये सारी कंडीशन खत्म हो जाती है। नो एवरेज, पहली चीज। दूसरी चीज, कब कट करना है, अगर निफ्टी साथ में गिर रही है तो अवॉइड, पर अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चल रही है और आपका स्टॉक नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बार कट करना पड़ेगा। इसे ही हम कहते हैं कट योर लॉसेस शॉर्ट, जो कि आपको जल्दी से करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या जाता है कि यहाँ पर फिर मैं क्या करूं, भाई आपको सब करके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक चीज करके चलूं और मार्केट से पैसा कमा लूं, तो मार्केट जो है वो इतना इजी गेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो इंडेक्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको मैं प्लेज कर दूंगा और उसके बाद उसी से मैं ट्रेड भी कर सकता हूं। तभी मैं मेरे रिटर्न्स को ऊपर लेके जाऊंगा और मार्केट में मुझे अल्फा रिटर्न अगर अचीव करना है, अल्फा रिटर्न मतलब इस इंडेक्स को हराना है, तो ये इतना आसान नहीं है। इस इंडेक्स को हराना बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, हेज फंड मैनेजर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर कोई ये बोलता है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको समझना चाहिए कि उसको स्मॉल कैप के इंडेक्स को हराना है। स्मॉल कैप का इंडेक्स जो रिटर्न देता है, वो देता है 25%, 30%। ऐसे सिनेरियो में उसको साल का 35% निकालना पड़ेगा, तब जाके बोलेंगे कि वो इंडिविजुअली अच्छा काम कर रहा है। अदरवाइज वो इंडेक्स अच्छा काम कर रहा है, आपको उसकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे कोई निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे में उसको क्या ध्यान रखना है कि उसको निफ्टी को हराने के लिए साल का 15% से ज्यादा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज निफ्टी उससे जीत रही है, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, उसका काम चलता रहेगा। अब बात आ जाती है लॉसेस कट करने की। तो लॉसेस कहां कट करना जरूरी है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के नीचे की तरफ पलटा और निफ्टी ऊपर की तरफ चल रही है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आपको कट करना पड़ेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे सिनेरियो में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वो छोटा नुकसान होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं और आपको अगर 1 लाख रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो एक बार अभी काट लो, क्योंकि सिचुएशन क्या बनेगी कि भविष्य में जाकर के यही 1 लाख रुपए का नुकसान अब 10 लाख रुपए का दिखेगा कि भाई 20 लाख में से 10 लाख ही चलेगा, 50% पोर्टफोलियो डाउन है। और होता है, किन में देखने को मिला, भाई ऊपर से स्टॉक नीचे गिरा, बाद में आप जाके चल दिया, वो अलग बात है। नीचे मिला ना, किस में देखने को मिला, विप्रो में मिला। किस में देखने को मिला, इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। तो बड़े बड़े स्टॉक्स में भी नीचे देखने को मिलता है। इसलिए क्या करना है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करना नहीं जानते हैं, पोर्टफोलियो को रिशफल करना नहीं जानते हैं, तो लॉसेस को कट करना जरूर जान लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा कि एवरेज करना चाहिए कि लॉसेस कट करना चाहिए। दोनों करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, करंट सिचुएशन की मार्केट क्या कर रहा है और मुझे क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऐसे इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वी वांट मोर टॉपिक ऑन एवरेजिंग कि ऑप्शंस में जो है इसके लिए क्या नियम है, ऑप्शंस के लिए इसलिए कुछ स्पेसिफिक नियम है, तो उसकी चर्चा भी अपन आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।